क्योंकि जैसे ही आप डीरेगुलेशन करेंगे वैसे ही मुनाफाखोरी की ताकतें खुला तांडव करेंगी और उसमें आम जनजीवन प्रभावित होगा और आम जनता पिसेगी। हेलो फ्रेंड्स, जनहित पर आघात और व्यापारियों को सौगात, यह कहावत अब बिल्कुल सच साबित होने जा रही है भारतीय संदर्भ में। अभी हाल में भारत सरकार ने जन विश्वास विधेयक 2.0 के माध्यम से केंद्रीय बजट 2025 और 26 के अंतर्गत एक डीरेगुलेशन कमीशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इस डीरेगुलेशन कमीशन की स्थापना का सच क्या है? इस डीरेगुलेशन कमीशन की स्थापना से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और इस डीरेगुलेशन कमीशन की स्थापना क्या संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है अथवा नहीं? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस चर्चा में बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी हाल फिलहाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमीशन की स्थापना का प्रावधान रखा है और इस कमीशन का नाम है डीरेगुलेशन कमीशन। तो सबसे पहले हमें डीरेगुलेशन कमीशन का मतलब जान लेना चाहिए कि व्हाट द एग्जैक्टली मीन बाय डीरेगुलेशन कमीशन। तो जो डीरेगुलेशन कमीशन है उसका मतलब होता है सरकारी निगरानी, सरकारी नियंत्रण को कम करना अथवा समाप्त करना। जहां जहां सरकार की निगरानी है, जहां जहां सरकार का नियंत्रण है, अगर सरकार उस अपनी निगरानी और नियंत्रण की क्षमता को समाप्त करती है या अपनी शक्ति को समाप्त करती है और उसे खुली छूट देती है या उसको पूरी तरह से छोड़ देती है, रेगुलेट करने से छोड़ देती है, उस पर नियंत्रण छोड़ देती है, तो उसे हम लोग डीरेगुलेशन कहते हैं। अब इस डीरेगुलेशन कमीशन की स्थापना का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो यह डीरेगुलेशन कमीशन स्थापित किया गया है व्यापारियों और यहां के उद्योगपतियों के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2023 के माध्यम से 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव रखा है और इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में जगह दी है। ऐसे में क्या प्रावधान बदले जाएंगे, किसके पक्ष में बदले जाएंगे, किस तरह से कानूनों का परिवर्तन उद्योगपतियों और व्यापारियों के फेवर में किया जाएगा? अभी भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं और बहुत सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो उद्योगपतियों को और व्यापारियों को अधिकतम मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति से विरत रखने के लिए, से अलग रखने के लिए उन पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाते हैं और उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर उन पर आपराधिक कार्रवाई होती है और दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाते हैं। बहुत सारे मामलों में जुर्माना, बहुत सारे मामलों में कारावास या बहुत सारे मामलों में दोनों को देने का प्रावधान है। ऐसे में अगर ये 183 कानून समाप्त होंगे तो निश्चित तौर पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को व्यापार करने में निर्बाध स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसे हम लोग अपनी प्रशासनिक भाषा में कहते हैं कि लेसिस फेयर की अवस्था। लेसिस फेयर की अवस्था का मतलब होता है निर्बाध, बिना किसी बाधा के, निष्कंटक। तो क्या किसी भी देश में व्यापारियों और उद्योगपतियों को व्यापार करने के लिए या उत्पादन करने के लिए अनलिमिटेड छूट देने का प्रावधान है? या इससे लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा हो पाएगी? या इससे आम जनता का भला हो पाएगा? या इससे लोकहित सुरक्षित रह पाएगा? जब देश का एक व्यापारी वर्ग, एक उद्योगपति वर्ग बिना किसी रोक टोक के कुछ भी करने के लिए समर्थ होगा, तो इससे किस तरह से लोकहित को बचाया जाएगा? यह एक बड़ी चुनौती देश की सरकार के सामने होगी। तो इस डीरेगुलेशन कमीशन से भारत के व्यापारियों और उद्योगपतियों को इन कानूनों से अपराध मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव है। ऐसे में अब देश की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से आम जनमानस का, आम जनता का हित सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि व्यापारियों की और उद्योगपतियों की तो एक ही मंशा होती है, अधिकतम मुनाफाखोरी। और इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि चाहे सैकड़ों या हजारों या लाखों लोगों की जान चली जाए, लेकिन उनके मुनाफे कम नहीं होने चाहिए। आप बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स देख लीजिए, बड़े उद्योग धंधों में जो केमिकल मिक्सिंग है, जो एजेंट मिक्स किए जाते हैं खाद्य पदार्थों से लेकर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में
और तमाम जेनरिक दवाइयों में उन एजेंट्स के दूरगामी मानवीय शरीर पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी के मद्देनजर क्या लंबे या दीर्घ अंतराल में भारत में लोकहित को सुरक्षित या संरक्षित रखा जा सकेगा? आम जनता के स्वास्थ्य और आम जनता की जीवनचर्या का क्या होने वाला है? डीरेगुलेशन कमीशन वाकई में अगर उद्योगपतियों को निष्कंटक व्यापार करने की छूट देता है तो इससे निजी तौर पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारी मुनाफा होगा और साथ ही साथ उनकी तमाम तरह की व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं में भी चुनौतीपूर्ण बदलाव आएगा। इससे छोटे व्यापारी समाप्त होंगे, मझोले व्यापारी समाप्त होंगे, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा किथ एंड किन से किसी भी स्तर की हो सकती है और प्रतिस्पर्धा में दूसरे प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ने के लिए अब कोई कानून भी आड़े नहीं आएंगे। जो कानून मुनाफाखोरी को रोकते थे, जो कानून व्यापारिक प्रवृत्तियों से आम जनता के स्वास्थ्य, सेहत और उनकी जिंदगी की सुरक्षा करते थे, अब वो कानून समाप्त कर दिए जाएंगे। ऐसे में जब ये कानून समाप्त होंगे तो उस दशा में भारत की जनता का हितैषी कौन होगा, भारत की जनता का रखवाला कौन होगा? क्योंकि सरकार पहले ही अपने हथियार डाल चुकी है और उसने एक डीरेगुलेशन कमीशन की स्थापना करके ये संकेत दे दिए हैं कि अब वो इस देश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को खुली छूट देने वाली है। और ये व्यापारी और उद्योगपति मिलकर इस देश को अभी तो बहुत कम, लेकिन इस छूट के मिलने के बाद पूरी ताकत से रौंदने की कोशिश करेंगे। उनको कतई इस बात से मतलब नहीं होगा कि कितनी जिंदगियां दांव पर लग रही हैं, झोपड़ी वालों का या झोपड़पट्टी में रहने वालों का स्वास्थ्य या उनका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इससे उनको कतई सरोकार नहीं होगा। उनको तो केवल अपनी लागत पूंजी पर उपार्जित मुनाफे से मतलब होगा। भारतीय संविधान में कई जगह भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात का प्रावधान किया था, इस बात को जानते हुए कि व्यापार हमेशा मुनाफाखोरी प्रवृत्ति पर चलेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ऐसी भारतीय संविधान व्यवस्था करके रखी थी। चाहे वो भारतीय संविधान का नीति निदेशक सिद्धांतों का भाग हो या भारतीय संविधान का भाग 13 हो। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों वाले भाग में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है 39 का कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होना चाहिए जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सध सके। मतलब उसमें लोक कल्याण सभी का सुनिश्चित हो सके। और उसी का अगला जो सब क्लॉज है 39 का गा है, वो ये कहता है कि राज्य को अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करना चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो पाए। यानी कि कभी भी उत्पादन और वित्तीय संसाधन कुछ सीमित हाथों में केंद्रित ना हो जाएं। इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ने इन दोनों अनुच्छेदों को दरकिनार करते हुए सारे देश की भौतिक और वित्तीय संपत्तियां कुछ निश्चित और कुछ सीमित हाथों में देने का फैसला किया है। ऐसे ही भाग 13 है। भाग 13 भारत के क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में है। उसी में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 302 और आर्टिकल 304। आर्टिकल 302 यह कहता है कि पार्लियामेंट, भारत की संसद, व्यापार और वाणिज्य पर युक्त निर्बंधन लगाएगी। क्यों? ताकि लोकहित प्रभावित ना हो। और यही आर्टिकल 304 में राज्यों पर आरोपित किया गया है। यानी इतने सारे प्रावधान, एक अलग पूरा भाग 13 जो व्यापार वाणिज्य पर युक्त निर्बंधन लगाने के लिए पार्लियामेंट को और राज्यों की विधानसभाओं को शक्ति देता है। इनके बावजूद भी केंद्र की सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को संविधान पर चढ़कर, संविधान को दरकिनार करते हुए निर्बाध खुली छूट दे रखी है, या उसने यह मन बनाया है कि इन उद्योगपतियों को खुली छूट दी जाए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने डीरेगुलेशन का अपने देशों में इस्तेमाल किया है और उनके यहां कुछ सकारात्मक फायदे दिख सकते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन, उनकी एजुकेशन, उनकी संस्कृति, उनके यहां का सांस्कृतिक विन्यास हमसे बिल्कुल प्रतिकूल है, हमसे बिल्कुल अलग है। भारत एक बहुविविध, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृतियों का देश है और आज की तारीख में इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र है। ऐसे राष्ट्र में कभी भी पुरानी स्थापित परंपराओं को एकदम से आमूल चूल परिवर्तित करके
किसी स्वप्निल समाजवाद को लागू करने का सपना कदापि सच नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इतने बड़े स्केल पर कोई भी चेंज करने जा रही हो और उसका जनता से कोई भी सरोकार ना हो। डीरेगुलेशन के अनुप्रयोगों में बहुत सारे देशों का नाम लिया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, चाइना है, जापान है। इन देशों ने डीरेगुलेशन के माध्यम से उच्च आर्थिक समृद्धि तो हासिल की है, लेकिन उसमें केवल डीरेगुलेशन का ही रोल नहीं है। इसके अलावा उनकी प्रशासनिक क्षमताएं, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उनकी इंटीग्रिटी, तमाम दूसरे फैक्टर्स हैं। केवल डीरेगुलेशन करने से ही, केवल व्यापार को खुली छूट देने से ही देश का विकास हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि आ जाएगी, ऐसा कदापि सच नहीं है। इसके लिए और भी बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। और अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हास्यास्पद यह है कि अभी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा की सरकारों ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की जो रोक लगी थी उसमें छूट दी है। अब इस देश में रोज महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, बलात्कार और महिलाओं से जुड़ी तमाम घटनाएं नित्य प्रति बढ़ रही हैं, और ऐसे में स्त्रियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देना तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी असुरक्षा को बढ़ाना है। नाइट शिफ्ट में आप तब काम करने की छूट दीजिए महिलाओं को जब आप महिलाओं की या एक एक महिला की अस्मिता, आबरू और जान की हिफाजत सुनिश्चित कर ली। केवल घोषणाओं से कोई बात सत्यापित नहीं होती। अब डीरेगुलेशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी। जैसे अगर आप डीरेगुलेशन करते हैं तो बाजार पर मोनोपोलिस्टिक पावर्स हावी हो जाएंगी। जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो सभी छोटे उद्योगपतियों को निगल जाएंगे। और चूंकि डीरेगुलेशन कमीशन में इस बात की व्यवस्था है कि सरकार उस पर नियंत्रण और निगरानी नहीं करेगी, तो इससे पारदर्शिता के चलते हुए कई सारी सूचनाओं को वो दबाएंगे, क्योंकि पारदर्शिता की कमी तो हो ही जानी है। जब वो स्वतंत्र हैं, जब वो उन्मुक्त हैं, तो वो जो चाहेंगे उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और जो नहीं चाहेंगे उसकी जानकारी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और ऐसे में डीरेगुलेशन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी शोषण की असीमित संभावनाओं से कैसे निपटा जाए। क्योंकि जैसे ही आप डीरेगुलेशन करेंगे वैसे ही मुनाफाखोरी की ताकतें खुला तांडव करेंगी और उसमें आम जनजीवन प्रभावित होगा और आम जनता पिसेगी। धन्यवाद।